हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर मोशन है इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। ये मोशन क्या होता है इसके बारे में आज देखेंगे कि ये मोशन होता है तो क्या होता है। अब मोशन को स्टडी करने से पहले ये मोशन आपका जो टर्म आया है ये मूवमेंट से टर्म आया है। ये जो मूवमेंट होता है ये फिजिक्स में कभी भी हम लोग मोशन के बारे में डिस्कशन या मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन फिजिक्स में करने से पहले हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है या ऑब्जर्वर क्या होता है या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रेफरेंस फ्रेम एक सेट ऑफ हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइंस है जिसका यूज करते हैं किसी भी बॉडी का पोजीशन को बताने के लिए। हम लोग जनरली जो रेफरेंस फ्रेम दो तरीका का रेफरेंस फ्रेम यूज करते हैं। एक ज्योग्राफिकल रेफरेंस फ्रेम यूज करते हैं और दूसरा ज्योमेट्रिकल रेफरेंस फ्रेम यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकल रेफरेंस फ्रेम में हम लोग दो एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, और इसमें जो कटिंग पॉइंट होता है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 कंसीडर करते हैं, जैसा कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो यहाँ पे तीसरा जो लाइंस होता है जेड एक्सिस, उस जेड एक्सिस को एक्स वाई और जेड दोनों पे परपेंडिकुलर रखते हैं, तो ये दोनों पे जो परपेंडिकुलर आता है वो जेड एक्सिस कहलाता है। ये आपको क्लास 9th में जेड एक्सिस के बारे में डिस्कशन नहीं है। जब आप 11th या उससे हायर क्लासेस में जाइएगा तो 11th में भी आपको तीसरे एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के बारे में हम लोग एज ए पढ़ते हैं, और वहां पे रेफरेंस फ्रेम यदि लेते हैं तो रेफरेंस फ्रेम में हम लोग जेड एक्सिस को भी कंसीडर करते हैं। क्लास 9th में हम लोग दो ही रखेंगे, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, और ये जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये आपका ज्योमेट्रिकल रेफरेंस फ्रेम है। और ये जो पॉइंट होता है इस जो पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, ये जो पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट आपका जो दिया हुआ है, ये जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट को यदि हम इस पॉइंट की बात करें, इस पोजीशन की बात करें, तो कभी कभी हम लोग इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। यानी रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब कि इसी बॉडी के पॉइंट से बाकी चीजों का पोजीशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज मैं बात कर रहा हूँ, एक रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा हूं। रेफरेंस फ्रेम कहने का मतलब ये जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलकर के जो बना है ये आपका रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा, और जिस पॉइंट से आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। तो कभी भी आपको मोशन को यदि डिस्कस करना है या रेस्ट को डिस्कस करना है तो मोशन और रेस्ट को डिस्कस करने के लिए आप रेफरेंस फ्रेम के हेल्प से भी डिस्कस कर सकते हैं और रेफरेंस पॉइंट के भी रिस्पेक्ट में आप डिस्कस कर सकते हैं। एक और चीज मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्वर बताया था। ऑब्जर्वर किसको कहेंगे? जो इस घटना को देख रहा है। यदि मैं मान लिया कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो यहीं पे खड़ा है और इसके अनुसार से जो ऑब्जर्वर है इसके अनुसार से मैं किसी भी बॉडी का पोजीशन को बता रहा हूं, तो जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर बोलेंगे। तो यहाँ पे तीनों चीज, रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस तीनों में से किसी एक को आप कंसीडर करिएगा। एक को कंसीडर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एज ए रेफरेंस फ्रेम की बात किया जाए तो रेफरेंस फ्रेम हम लोग पहला जो ज्योमेट्रिकल रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, और पहले ज्योमेट्रिकल रेफरेंस फ्रेम के अनुसार से यदि बात करें तो रेफरेंस फ्रेम के अनुसार से हमारे पास एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस दिया है, और यदि किसी भी बॉडी का पोजीशन को बताना है तो इस बॉडी का एक्स में कितना वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो y में कितना वैल्यू, कॉमा इसमें y में कितना वैल्यू है इस वैल्यू को भी हम लोग लिख सकते हैं। जो y में वैल्यू है और ये जो वैल्यू इसका x में दिया, यानी कहने का मतलब कि बॉडी का जो पोजीशन दिया हुआ है, बॉडी का ओरिजिन से जो पोजीशन दिया हुआ है ये पोजीशन x है, और बॉडी का आपका ओरिजिन से x में जो पोजीशन है ये x है, और y में जो पोजीशन दिया हुआ है ये पोजीशन आपका y दिया हुआ है, जो यहाँ पे क्या बता रहा है? xy। कभी भी हम लोग लिखेंगे तो पहले x कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हम लोग y कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखते हैं। यदि z कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे
तो थर्ड में हम लोग जेड एक्सिस को क्या करते हैं, वैल्यू को लिखते हैं। दैट्स राइट। तो ये है, यदि मुझे इसका पोजीशन दिखाना होगा तो एक्स में इसका लंबाई एक्स के बराबर, वाई में जो इसका लंबाई दे दिया है ये वाई के बराबर, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, इस पोजीशन को देखा जाए, इसका पोजीशन है एक्स में दिया हुआ एक्स के बराबर, और जो y में जो दिया हुआ है ये y में आपका ये y के बराबर, y एक्सिस में आप किसका वैल्यू y के बराबर दिया है। आप ये भी कह सकते हैं x में x लेंथ पे ये खड़ा है, और y में जो दिया हुआ है y लेंथ पे आपका ये बॉडी क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। तो ये जो आप कंसीडर कर रहे हैं x और y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड आपका जो ज्योमेट्रिकल रेफरेंस फ्रेम की तरह हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। दूसरा जो आता है तो दूसरा हम लोग ज्योग्राफिकल रेफरेंस फ्रेम को कंसीडर करते हैं। ज्योग्राफिकल रेफरेंस फ्रेम में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग ये नॉर्थ कंसीडर करेंगे, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट जो होता है उस अपोजिट को हम लोग क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं, और नॉर्थ के इस साइड आपका ये जो ईस्ट आ जाएगा, और ये पोजीशन क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। अब किसी भी बॉडी का इसमें यदि पोजीशन को हम लोग दिखाते हैं तो पोजीशन को दिखाने के लिए हम इसमें x में किसका कितना वैल्यू है, x मतलब इन द सेंस आप यहाँ पे बात करें तो हम ईस्ट की बात करेंगे, तो ईस्ट में इसका कितना पोजीशन दिया हुआ है। और दूसरा यदि हम बात करें कि आपका जो नॉर्थ में यदि पोजीशन की बात करेंगे, ईस्ट में इसका कितना पोजीशन है, तो मैं मान लिया कि इसमें इसने डिस्टेंस किया, ट्रेवल किया x, और इसने जो नॉर्थ में डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, इसने आपका y के बराबर किया है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी का x आपका ईस्ट में x डिस्टेंस है, और आपका नॉर्थ में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका y डिस्टेंस के बराबर दिया है। यानी कहने का मतलब कि रेफरेंस फ्रेम एक सेट ऑफ लाइंस है जिसका यूज करते हैं किसी भी बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए। तो किसी भी बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए जो सेट ऑफ लाइंस है वही आपका क्या है, रेफरेंस लाइन कहलाता है। अब हम लोग यदि मोशन की बात करें तो इनवर्स में जितने भी वस्तु हैं उसमें सारे वस्तु ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट के कंडीशन में है, ना ही एब्सोल्यूट मोशन के कंडीशन में है। अब ये डिसीजन, रेस्ट और मोशन का डिसीजन हम लोग रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट के अनुसार से इसको डिस्कस करते हैं कि जो रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बॉडी यदि पोजीशन अपना चेंज करेगा, या रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यदि बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा तो बॉडी मोशन में कहलाएगा, यदि अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वो बॉडी क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। इसका हम लोग कई सारा एग्जांपल जो है आगे हम लोग इसमें जब डिटेल करेंगे, जब चैप्टर में मूव करेंगे तो चैप्टर में हम लोग डिटेल करके हम लोग इसमें आगे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो मेन टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, जो मोशन दिया हुआ है इस मोशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोशन में क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो गति तथा विराम के बारे में, यानी मोशन और रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्दर जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो गति के कितने प्रकार होते हैं, हमारे आसपास में जितने भी बॉडी है वो अलग अलग तरीका से मोशन करता है। आप कभी किसी कार को सीधी रेखा में चलते हुए देखते हैं, तो किसी को सर्कुलर ट्रैक पे घूमते हुए देखते हैं। कोई भी बच्चा झूला पे कभी ऐसे झूला पे झूलते रहता है, तो कभी आप पंखा को क्या देखते हैं, अपने एक्सिस पे पंखे क्या करता रहता है, फैन जो होता है वो फैन आपका रोटेट करते रहता है। तो ये डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट टाइप्स का उसका पोजीशन चेंज हो रहा है किसी के रिस्पेक्ट में, तो उसके अनुसार से हम लोग मोशन को भी डिफाइन करते हैं कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन में स्टडी करेंगे। फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हम लोग दूरी तथा विस्थापन के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो अदिश और सदिश राशि के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, यानी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी क्या क्या होता है, दोनों में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। साथ साथ में जो सदिश राशि और अदिश राशि होता है, ये सदिश राशि किसको कहते हैं, अदिश राशि किसको कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का आपने एक टाइप जो पढ़ा होगा, जब आप चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप पढ़ा था जिसमें डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट, यानी कहने का मतलब निर्भरता और नॉन निर्भरता की बात करें, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करें, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अनुसार से आपने वहां पे दो तरीका के फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पे ऑन द डायरेक्शन के अनुसार से हम लोग डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, जिसमें से एक को हम लोग रखेंगे
स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को किस में रखेंगे, हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रखेंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तो चाल तथा वेग क्या होता है, इस चाल तथा वेग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी स्पीड एंड वेलोसिटी जो होता है, ये स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बेसिक डिफिनेशन, बेसिक जो डिफरेंसेस है ये क्या है, दोनों में क्या क्या अंतर आता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फर्दर जब आगे बढ़ेंगे, दूरी चाल वेग का जो ग्राफ होता है, दूरी के साथ टाइम का ग्राफ, चाल के साथ समय का जो ग्राफ होगा, वेग का जो ग्राफ होगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपका 3 अलग अलग पार्ट है। हम लोग सबसे पहले ये जो दूरी वाला सेक्शन आएगा, दूरी के साथ समय का ग्राफ देखेंगे। ये दो दूरी दिया हुआ है, दूरी के साथ समय का ग्राफ देखेंगे। फिर चाल के साथ हम लोग समय का ग्राफ देखेंगे और फर्दर हम लोग वेग के साथ समय का जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ के बारे में भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में ग्राफ कैसा होता है, इसके बारे में भी हम लोग इसी टॉपिक में जब दूरी चाल वेग का जो ग्राफ को स्टडी करेंगे तो वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे। फर्दर जब हम लोग इससे आगे बढ़ें तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे जो बढ़ने के बाद यदि बात करें तो फर्दर हम यदि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टडी करेंगे वेग तथा समय का जो समीकरण होता है, ये समीकरण क्या है, वेग समय समीकरण क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये आप लोग का, ये हम लोग का क्या होगा, सबसे लास्ट टॉपिक होगा, जो आपका वेग एंड समय का जो समीकरण है। और इसके बाद सबसे लास्ट में, यदि इसके जस्ट बाद में हम लोग सबसे लास्ट में वृत्तीय गति जो होता है, सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ साथ में सर्कुलर मोशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गति तथा विराम के बारे में। ये गति तथा विराम क्या होता है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब गति तथा विराम में सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करने वाले हैं हम लोग गति को। गति किसको कहेंगे, यदि डिफिनेशन की बात किया जाए तो यदि इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, यदि कोई वस्तु है कि स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, गति कहते हैं। आपको सिंपलाई फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन करके यदि बोला जाए या सिंपल तरीका से बोला जाए या आसान भाषा में बोला जाए तो आसान भाषा में आप क्या कह सकते हैं कि यदि किसी भी वस्तु का जो पोजीशन है किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यदि चेंज कर रहा है तो बॉडी को मोशन में कहा जा सकता है। अब बॉडी मोशन कर रहा है, आपको आप इस प्रकार से हम एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं कि क्या इसका एग्जांपल हो सकता है। हमने माना कि एक आपका मूविंग बॉडी है, इसको हमने कंसीडर कर लिया, इसमें व्हील लगा हुआ है और ये आपका मूव कर रहा है। फर्दर यहाँ पे एक जो पेड़ है, यहाँ पे मैंने एक पेड़ को कंसीडर कर लिया, यहाँ पे हमने एक पेड़ को कंसीडर कर लिया। अब इसमें दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड का नाम ए है और जो दूसरा फ्रेंड दिया हुआ है इस फ्रेंड का नाम बी दिया हुआ है। दैट्स राइट। अब इस फ्रेम के साथ, अब इसके बाद ए है और बी है और ये ट्री दिया हुआ है और ये क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है। कुछ ना कुछ इसके पास, ये जो मोशन कर रहा है इसके पास कुछ वेलोसिटी है, कुछ आपका एक्सेलरेशन भी है। कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। हमने मान लिया क्या कि ये आगे की तरफ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब इसमें दोनों घटना हो रहा है, बॉडी आपका रेस्ट के कंडीशन में भी है और बॉडी आपका मोशन के कंडीशन में भी आपका बॉडी दिया हुआ है। यदि मैं पेड़ को एज ए रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करता हूं, यदि पेड़ के मैं रेफरेंस फ्रेम करता हूं, इसको मैं एक्स एक्सिस कंसीडर किया और इसको यदि मैं वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया और इसको मैं रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर कर लिया तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों बॉडी ए का भी और बॉडी बी का भी ट्री के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब यदि इसका पोजीशन देखा जाए तो स्टार्टिंग कंडीशन में ट्री के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन होगा, एक पोजीशन मैंने क्या मान लिया, x1 मान लिया। लेकिन जब यही आपका जो बॉडी है या ट्रेन है या बस जो भी है, आप इसको कंसीडर करके दिया आगे मूव कर जाएगा, यदि ये इस पोजीशन पे चला जाता है तो इस पोजीशन पे जाने के केस में, इस पोजीशन के केस में जाने के केस में, इस पोजीशन के जाने के केस में आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो पोजीशन है, ये पोजीशन x2 जो है, ये x2 पोजीशन आपका क्या कर गया, चेंज कर गया। यानी इसका जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन आपका b है, यदि मैं यहाँ पे b को कंसीडर कर लेता हूँ तो b है और ये क्या दिया है, a दिया है, तो b का जो पोजीशन है इस प्रे के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या कर गया, चेंज कर गया।
अब इसका स्टार्टिंग पोजीशन B का x1 डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना आ गया, x2 आ गया। इसका मतलब B का जो पोजीशन है पेड़ के रिस्पेक्ट में आपका चेंज कर गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि B है मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में, पेड़ के रिस्पेक्ट में। तो जिस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में यदि बॉडी चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, तो हम उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बॉडी को किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे। अब एक टर्म रेस्ट भी आता है। अब एक टर्म रेस्ट क्या है, देखिए दोनों फ्रेंड है, यदि मैं इसको ऑब्जर्वर मान लेता हूं, इसको यदि मैं ऑब्जर्वर मान लूं, यदि मैं इस पर्सन को ए को मैं ऑब्जर्वर मान लूं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस होगा दोनों फ्रेंड का, मैं डिस्टेंस ए मान लिया। अब इस दोनों का जो पोजीशन है, ये पोजीशन दोनों के रिस्पेक्ट में पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है। यहां भी दोनों फ्रेंड के बीच का जो पोजीशन दिया हुआ है, ये पोजीशन आपका ए के बराबर ही दिया हुआ है। तो दोनों फ्रेंड का पोजीशन, आपका बस मूव कर रहा है, ट्रेन आपका मूव कर रहा है, लेकिन आपके दोनों जो फ्रेंड है ए और बी, दोनों के बीच का जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बी फ्रेंड है ए के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है, रेस्ट के कंडीशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन, फिजिक्स में कभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं रेस्ट एंड मोशन को, तो हमेशा किसी की सापेक्ष में, किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट फिजिक्स में कभी भी हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। फिजिक्स में स्टडी करने के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए, या रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, या आप ये भी बोल सकते हैं ऑब्जर्वर होना चाहिए, तीनों चीज होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको फिर से एक बार फिगर बनाते हैं और फिर से देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। हमने क्या माना कि एक आपका यहाँ पे पोजीशन दे दिया, ये आपका 2 व्हील दे दिया, यहाँ पे आपका पर्सन ए है, पर्सन ए आपका दे दिया है, ए पर्सन बी दे दिया है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे इसको हमने क्या बनाया, एक पेड़ को बना दिया है, एक पेड़ को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। अब ये आगे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे यदि ट्री को रिस्पेक्ट में मानिएगा, ट्री को एज ए रेफरेंस फ्रेम मानिएगा, तो आप लिख सकते हैं क्या कि ए जो है इज इन मोशन, ए आपका मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में। बी भी आपका मोशन में है, यानी गति में है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में आपका मोशन है। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं यदि मैं रेफरेंस फ्रेम इस पेयर को कंसीडर नहीं करता हूं, यदि मैं रेफरेंस फ्रेम इस पेयर को कंसीडर नहीं करता हूं, रेफरेंस फ्रेम यदि इसमें जो बॉडी दिया हुआ है, जो बी बॉडी दिया हुआ है, यदि बी बॉडी को मैं रेफरेंस फ्रेम कंसीडर कर लूंगा, तो बी बॉडी यदि रेफरेंस फ्रेम में कंसीडर करता हूं, तो बी के रिस्पेक्ट में ट्री किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली में जो आप जान रहे हैं कि अर्थ पे क्या है, पेड़ रुका हुआ है, लेकिन मैं रेफरेंस फ्रेम में बी बॉडी को कंसीडर कर लूंगा, तो बी बॉडी के रिस्पेक्ट में आपका ट्री मोशन में आ जाएगा, और ये एज ए ऑब्जर्वर के रूप में या रेफरेंस फ्रेम के रूप में आपका काम करना शुरू कर देगा। यानी कहने का मतलब कि हम लोग हमेशा ऑब्जर्वर के अनुसार से डिसाइड करते हैं मोशन एंड रेस्ट। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर एक्चुअली में वो रेस्ट में है या वो मोशन में है, उससे डजंट मैटर। यदि हम उससे रिस्पेक्ट में यदि डिफाइन करें, बात करें, यदि उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे बॉडी का पोजीशन यदि चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में कहलाएगा। यदि पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। दैट्स राइट। तो चलिए हम लोग इसमें आगे और बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। दैट्स राइट। अब आगे हम बात करें, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि बॉडी जो कार जो है, ये कार आपका मोशन में है। मोशन में क्यों है, क्योंकि इसमें इसका जो पोजीशन है कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर जो यदि किसी एक पिलर को हम लोग कंसीडर कर ले, तो किसी एक पिलर के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये जो कार है, ये कार क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। दैट्स राइट। तो ये कार आपका मोशन में है क्योंकि इसका पोजीशन है किसी के रिस्पेक्ट में, रोड के रिस्पेक्ट में आप बात करें, या इसमें जितना भी पिलर है किसी एक पिलर को कंसीडर करें, तो किसी एक पिलर के रिस्पेक्ट में आपका इस कार का पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब कार किसके किस में है, मोशन में है। दैट्स राइट। इससे फर्दर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे तो मोशन के कई सारे प्रकार होते हैं। एक रेखीय गति, लीनियर मोशन, दूसरा वृत्तीय गति जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, और ये आपका दोलनी गति है, और वो आपको क्या दे दिया हुआ है, आवर्त गति दे दिया है। ये हमारा 4 तरीका का क्या दिया हुआ है, मोशन दिया हुआ है। ठीक है। अब ये 4 तरीका के मोशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये रेखीय गति या लीनियर मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये लीनियर मोशन क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु एक स्ट्रेट लाइन में, एक लीनियर पाथ में, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा,
तो वैसे मोशन को हम लोग लीनियर मोशन कहेंगे। जो यहाँ पे लिखा भी है, जब कोई वस्तु या कण सीधी सरल रेखा पे चलती है तो वो क्या कहलाता है, रेखीय गति कहलाता है। आप इसको देख सकते हैं, वही जो आपने प्रीवियस फिगर देखा था, ये भी आपका एक लाइन में ही मूव कर रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में मूव कर रहा है। तो जब सीधी रेखा में कोई भी बॉडी किसी के रिस्पेक्ट में यदि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो बॉडी क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन में कहलाएगा। अब फर्दर इससे हम आगे बढ़ें तो लीनियर मोशन में अब इसके बाद हम आगे देखें तो दूसरा आता है वृत्तीय गति, या इसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु व कण वृत्तीय पथ पर चलती है किसी के रिस्पेक्ट में, यदि वृत्तीय पथ पे चलेगी तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक जो पर्सन है, एक पर्सन अपने हाथ में किसी भी बॉब को बांध करके, स्ट्रिंग से बांध करके इसको अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट करवा रहा है। और रोटेट करवा रहा है तो इसका जो पाथ दिया हुआ है, ये पाथ आपका सर्कुलर है, तो इसके मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये आपका क्या है, एक सर्कल वाले पाथ पे मोशन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। हमेशा हम लोग डिसाइड कर रहे हैं पाथ के अनुसार से। अभी तक हमने दोनों को पाथ के अनुसार से डिसाइड किया था। स्ट्रेट लाइन में मोशन किया था, एक लीनियर पाथ पे मोशन किया था तो लीनियर मोशन, और सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन हम लोग कहेंगे। इसके बाद फर्दर हम आगे बढ़े तो आगे आपका जो दिया हुआ है, यदि हम आगे बात करें तो आगे जो दिया हुआ है दैट्स इज इक्वल टू दोलनी गति। ठीक है, इसी को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि जब कोई वस्तु या कण एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे करती है तो उसी गति को हम लोग दोलनी गति कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वस्तु एक मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में या तो इस प्रकार से आपको आगे पीछे करेगा, या एक मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में बॉडी ऊपर नीचे करता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन या दोलनी गति भी कहते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देखिए, फिगर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ यदि आप कंसीडर करें तो यहाँ यदि देखिएगा तो यहाँ पे मैं इसको एज ए मान लिया हूँ क्या, यदि इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिया, जो रेफरेंस पॉइंट है, या इसी को मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में बॉडी कभी इस साइड जा रहा है तो कभी इस साइड जा रहा है, फिर क्या कर रहा है, यहाँ से चल करके फिर इस साइड पे आपका आ रहा है। तो जब ऐसा मोशन होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यानी अपने मीन पोजीशन पे आप ऑसिलेट करता है, अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करने के कारण ही इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और ऐसा आप अपने जो घड़ी है, घड़ी में आप देखते होइएगा कि घड़ी में जो अलार्म जो होता है वो आपका इसी प्रकार दोलन जो होता है, और इस प्रकार से आपको क्या करते रहता है, दोलनी आपका मोशन करते रहता है या ऑसिलेटरी मोशन करते रहता है। तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन है। अब इससे फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे क्या, जो सबसे बड़ा है ये आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है, जब कोई वस्तु या कण अपने गति को एक निश्चित समय अंतराल पे दोहराती है, यानी अपने जो मोशन को एक टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है, तो वैसे ही मोशन को हम लोग आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन का बहुत सारा एग्जांपल है। हमारा अर्थ भी जो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। हमेशा जो सन है 365 दिन हर समथिंग आवर 6 आवर समथिंग में पे आपका जो सन होता है सन के चारों तरफ घूम जाता है। यानी एक रेगुलर टाइम इंटरवल में सन क्या करता है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल यदि इसका फिक्स है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो जिस अर्थ पे प्लेनेट पे हम रह रहे हैं वो प्लेनेट भी आपका पीरियोडिक मोशन करता है, और इसी पीरियोडिक मोशन के कारण जो मौसम का परिवर्तन होता है, साथ साथ जो दिन और रात भी होता है, अर्थ वो भी किसके कारण होता है, अर्थ का जो अपने एक्सिस पे जो आपका रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, इसके कारण भी वहां पे जो मोशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहा है। ठीक है, तो वो भी पीरियोडिक, यानी कहने का मतलब कि कोई भी मोशन अपने आप को एक रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट करता है तो वैसे मोशन ही क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, एक बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है। अब इसका झूला को देखिएगा तो आप देख रहे हैं क्या कि बच्चा अपने आप को एक समय अंतराल पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। बच्चा यहाँ से आपका मूव करना शुरू किया और फिर कहाँ मूव किया, यहाँ तक मूव किया, और फर्दर एक सेम टाइम इंटरवल में इस पोजीशन पे आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से सेम टाइम इंटरवल में, यानी समय अंतराल सेम रहता है, बराबर समय अंतराल में अपने आप को आगे पीछे रोटेट कर, अपने आप को आगे पीछे ये मोशन करवा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। कोई भी बॉडी यदि अपना मोशन
एक रेगुलर टाइम इंटरवल में समय अंतराल जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा और वो अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप को दोहराता है, तो ऐसे मोशन ही क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। तो ये पीरियोडिक मोशन हमारा है। अब आगे हम लोग बात करें